Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm Priyanka and today we will discuss about the steps of nursing process or nursing diagnosis. आज हम पढ़ेंगे steps of nursing process और nursing diagnosis के बारे में. ठीक है. नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग केयर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर आप मेरे साथ ऐसे ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है. देन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. सेकेंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. ये नर्सिंग प्रोसेस का सेकेंड फेज है. पिवोटल स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस. ये नर्सिंग प्रोसेस का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और उसको आगे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, जिनको क्या बोला जाता है, नंदा डायग्नोसिस, ये कब आया, 1982 में. देन आखिर ये नंदा डायग्नोसिस है क्या? The purpose of Nanda diagnosis is to define, refine and promote a taxonomy of nursing diagnostic terminology. देखो इसका पर्पस क्या है, डिफाइन, रिफाइन, प्रमोट करना, डिफाइन करना, रिफाइन करना, प्रमोट करना, टैक्सोनोमी ऑफ नर्सिंग डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजीज को. अब ये टैक्सोनोमी क्या है? अ टैक्सोनोमी इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम और सेट ऑफ कैटेगरीज अरेंज्ड बेस्ड ऑन अ सिंगल प्रिंसिपल्स. टैक्सोनोमी क्या है? एक क्लासिफिकेशन है सिस्टम का. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, कैटेगरीज को अरेंज करते हैं उसके प्रिंसिपल के बेसिस पे. इन 2000 में क्या हुआ, टैक्सोनोमी 1 को रिवाइज्ड किया गया टैक्सोनोमी 2 से. करंटली ये अप्रूव्ड है. क्या? इसके 30 डोमेन्स हैं, 47 क्लासेस है और 247 नर्सिंग डायग्नोसिस है. देन नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस. आखिर ये नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस है क्या? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन. ठीक है. डायग्नोसिस इज अ स्टेटमेंट और कंक्लूजन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ फिनोमेना. डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन है नेचर ऑफ फिनोमेना का. अब देखेंगे डायग्नोस्टिक लेवल. दी स्टैंडर्डाइज नंदा नेम्स फॉर द डायग्नोसिस और डायग्नोस्टिक लेवल. ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है. ठीक है. क्या? नर्सिंग नंदा डायग्नोसिस के जो नेम्स होते हैं. ठीक है. हम कोई भी डायग्नोसिस बनाएंगे ना तो वो नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही उसको लेबल करते हैं. इन 1990 नंदा अडॉप्ट ऑन ऑफिशियल वर्किंग डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. ठीक है. 1990 में क्या हुआ, जो नंदा है उन्होंने नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए डेफिनेशंस को अडॉप्ट किया. ठीक है. तो हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस. A clinical judgment about individual, family or community responses to actual or potential health problems life process. ठीक है. ये क्या है, एक क्लिनिकल जजमेंट है. ठीक है. किसकी? कोई इंडिविजुअल, कम्युनिटी रिस्पॉन्सेस और एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स और लाइफ प्रोसेस का. इन सब का क्या है, ये क्लिनिकल जजमेंट है. देन nursing diagnosis provides the basis for selection of nursing intervention to achieve outcome for which the nurse accountable. देखो इसमें क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस हमें क्या प्रोवाइड करता है, नर्सिंग डायग्नोसिस हमें इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है. नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं. हम पहले ये देखते हैं कि पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, क्या कंडीशन है, उसके बाद ही हम आगे की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. प्रोफेशनल नर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नर्सिंग डायग्नोसिस. जो प्रोफेशनल नर्सेस होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाने के लिए. देन इसके 13 डोमेन्स पढ़ेंगे हम. इसके 13 डोमेन्स क्या है, हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन चेंज, एक्टिविटी रेस्ट, परसेप्शन और कॉग्निशन, सेल्फ परसेप्शन, रोल रिलेशनशिप्स, सेक्सुअलिटी, कोपिंग और स्ट्रेस टॉलरेंस, लाइफ प्रिंसिपल्स, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, कंफर्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. देन अब हम क्या पढ़ेंगे, कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. इट स्टेट्स क्लियर एंड कंसाइज हेल्थ प्रॉब्लम. ये क्या करता है, ये क्लियर और कंसाइज हेल्थ प्रॉब्लम को
देखने में हमारी हेल्प करता है। देन इट डिराइव्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंस अबाउट द क्लाइंट। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टेंट एविडेंस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देन इट इज पोटेंशियली अमेंडेबल फॉर टू नर्सिंग थेरेपी। ये क्या है, ये पोटेंशियली अमेंडेबल है नर्सिंग थेरेपी के लिए। देन इट इज द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड कैरिंग आउट नर्सिंग केयर, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हम कैसे उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। देन टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो ये 5 टाइप के होते हैं। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस और सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस, responses to health condition, life process that exist in an individual's family or community। देखो हम क्या करते हैं, इसमें क्लिनिकल जजमेंट करते हैं, ठीक है। हम कैसे क्लिनिकल जजमेंट करेंगे, हम उसके एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सेस को देखेंगे, उसकी हेल्थ कंडीशन, उसकी लाइफ प्रोसेस है ना, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी की देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं, ठीक है। एक्चुअल क्लाइंट प्रॉब्लम प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। जो एक्चुअल क्लाइंट प्रॉब्लम होती है, जब हम क्लाइंट का असेसमेंट करते हैं तब हमें पता चलती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ये कैसे होता है, ये किस पर बेस्ड होती है, अब उस टाइम पे जब हम पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं तब कौन से साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हैं उस पर बेस्ड होती है। जैसे इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है, क्या है कि उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो ठीक नहीं है, या डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, वो आके बोल रहा है कि मुझे नींद नहीं आती है, ठीक है। तो उस टाइम पे असेसमेंट के टाइम पे हमें जो प्रॉब्लम दिख रही है वो क्या है, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। इट इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट दैट प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट्स दैट अ प्रॉब्लम इज लाइकली टू डेवलप अनलेस नर्सिंग इंटरवेंस। देखो इसमें क्या है, एक क्लिनिकल जजमेंट है, हमें ये नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन क्या है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हमें रिस्क नज़र आते हैं, ठीक है। रिस्क इंडिकेट होते नज़र आते हैं कि आखिर इससे क्या रिस्क हो सकते हैं आगे चल के, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्यूज हमें नहीं मिलते। एग्जाम्पल, अ क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस टू कंप्राइज इम्यून सिस्टम एट हाई रिस्क देन अदर्स, ठीक है। जैसे कि एक डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, उसका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो ज़्यादा ठीक नहीं है, तो उसको किस किस का रिस्क है, उसको रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का और इंजरी का। तो जब कोई पर्सन को किसी चीज़ का ज़्यादा रिस्क होता है तो क्या होगा, वो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस में आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस। डिस्क्राइब ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लेवल ऑफ वेलनेस इन एन इंडिविजुअल्स फैमिली और कम्युनिटी दैट हैव अ रेडीनेस टू फॉर इन्हेंसमेंट। देखिए हेल्थ प्रमोशन में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की, फैमिली की और कम्युनिटी की वेलनेस के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, उनके हेल्थ प्रमोशन के लिए हम रेडी रहते हैं, ठीक है। क्लिनिकल जजमेंट अबाउट पर्सन्स फैमिली और कम्युनिटीज मोटिवेटिंग एंड डिजायर टू इंक्रीज वेलबींग, है ना। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल जजमेंट है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं और वेलबींग को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड फैमिली कोपिंग, हम फैमिली कोपिंग के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। देन रेडीनेस फॉर इनहेंस सेल्फ स्टीम, अगर कोई बंदा है उसका सेल्फ स्टीम स्ट्रांग नहीं है तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। Then possible nursing diagnosis. A possible nursing diagnosis is one in which evidence about the health problem is incomplete or unclear. ठीक है, इसमें क्या है कि जो पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो इनकम्प्लीट होती है और अनक्लियर होती है। A possible nursing diagnosis require more data either to support or to refuse it। देखिए इसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल में पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन ईटियोलॉजी, है ना। क्या है कि पॉसिबल है कि सोशल आइसोलेशन होगा रिलेटेड टू अननोन ईटियोलॉजी। देन पोटेंशियल
risk of constipation as a result of enforced bed rest. अब नेक्स्ट आता है syndrome nursing diagnosis, a clinical judgment describing a specific cluster of nursing diagnosis that occurs together are the best addressed together and through nursing similar intervention. देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें पेशेंट को एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसकी तबीयत भी खराब होगी, प्लस वो साइकोलॉजिकल भी बहुत डिस्टर्ब होगा, जैसे कि रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके 3 कंपोनेंट्स है, प्रॉब्लम एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन, द ईटियोलॉजी और डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके ये 3 कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब है कॉज रिलेटेड टू रिलेटेड रिस्क फैक्टर और रिलेटेड फैक्टर और रिस्क फैक्टर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइज वन और मोर प्रोबेबल कॉज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, गिव्स डायरेक्शन टू द रिक्वायर्ड नर्सिंग थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका कॉज क्या है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी थेरेपी दे सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम क्या है, कॉन्स्टिपेशन। ईटियोलॉजी क्या है कि अगर पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम तक लेग्जेटिव का यूज़ कर सकता है उसकी वजह से हो सकता है, और इनएक्टिविटी एंड इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, वो एक्टिव नहीं है उसकी वजह से भी हो सकता है, और इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, जितना अमाउंट में उसको फ्लूइड लेना चाहिए उतने अमाउंट में ले रहा है। तो इसके कितने हैं, 3 कॉजेज हो गए, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। देन एंजाइटी, एंजाइटी क्यों होगी, ट्रीट टू फिजियोलॉजिक इंटीग्रिटी पॉसिबल कैंसर डायग्नोसिस। इसमें क्या हो सकता है, कैंसर डायग्नोसिस हो सकता है। देन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट द क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स दैट द इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डायग्नोसिस लेवल। इसमें क्या है कि ये क्लस्टर है साइन एंड सिम्टम्स का, जैसे कि एक्चुअल डायग्नोसिस भी इसमें आ गया और रिस्क डायग्नोसिस भी आ गया। क्लाइंट साइन एंड सिम्टम्स, एक्चुअल में क्या हमें दिख जाएगा, क्लाइंट के साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। रिस्क में क्या है, सब्जेक्टिव साइंस हम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हमें रिस्क दिख रहे हैं, ठीक है। देन द डायग्नोस्टिक प्रोसेस, अब डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या है, तो इसमें 3 स्टेप है, एनालाइजिंग डाटा, आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ्स, एंड फॉर्मुलेट नर्सिंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एनालाइज करना है डाटा को, कंपेयर डाटा अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हमें डाटा को कंपेयर करना है, क्लूज देखना है और आइडेंटिफाई करना है गैप्स, है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। द नर्स एंड क्लाइंट कैन टुगेदर आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड प्रॉब्लम्स। नर्स क्या करेगी और क्लाइंट आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेंथ और प्रॉब्लम्स को। प्रीलिमिनरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या है, डिटरमाइन प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने में कितनी प्रोसेस दी गई है, मेडिकल डायग्नोसिस है, नर्सिंग डायग्नोसिस है और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स, और डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ्स में रिसोर्सेज एंड एबिलिटी टू कोप। फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, 1 पार्ट स्टेटमेंट, 2 पार्ट स्टेटमेंट और 3 पार्ट स्टेटमेंट। तो इसमें आता है, इसके बेसिक 2 पार्ट्स है, फर्स्ट है प्रॉब्लम और दूसरा है ईटियोलॉजी। प्रॉब्लम में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट रिस्पॉन्सेस। प्रॉब्लम क्या है, जो क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स है, हमने जो पूछा है उसका उस क्लाइंट ने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, प्रॉब्लम। देन ईटियोलॉजी में क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका क्या कॉज हो सकता है, वो होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या दिया है, कॉन्स्टिपेशन, है ना, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, कॉन्स्टिपेशन, और ईटियोलॉजी क्या है उसकी, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, ठीक है। प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन है इसकी और ईटियोलॉजी इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, ठीक है। हम कैसे बना सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, ठीक है। जैसे दूसरा क्या दिया हुआ, एक्यूट पेन। एक्यूट पेन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ना, किस कारण से हो रहा है, उसकी ईटियोलॉजी क्या है। तो पेशेंट का जो एक्यूट पेन है उसकी प्रॉब्लम है और उसकी ईटियोलॉजी क्या है, प्रेजेंस ऑफ सर्जिकल इंसिजन, ठीक है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ सर्जिकल इंसिजन। देन इंसोम्निया, पेशेंट को नींद क्यों नहीं आ रही है, क्यों, उसका कॉज क्या है, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, ठीक है। इंसोम्निया रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। देन इसके बेसिक 3 पार्ट्स हैं, ठीक है।
प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स। देखिए साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेड बाय द क्लाइंट, है ना। इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे, क्या कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं क्लाइंट के थ्रू। जैसे कि एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस कैन बी डॉक्यूमेंटेड बाय यूजिंग द 3 पार्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसमें ये तीनों होना ज़रूरी है। नॉट यूज्ड फॉर रिस्क डायग्नोसिस, हमें रिस्क का डायग्नोसिस यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, बेसिक 3 पार्ट्स में एग्जाम्पल में हम कैसे लिख सकते हैं, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एज एविडेंस्ड बाय वर्बलाइजेशन। पेशेंट को क्यों हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि उसका सर्जिकल इंसिजन हुआ है। ठीक है, देन ineffective airway clearance related to accumulation of pulmonary secretion as evidenced by crackles or on auscultation. Then hyperthermia related to underlying infection process as evidenced by temperature 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिसमें से मैं देखिए मैं आपको एक समझा देती हूँ। तो इसमें क्या है, लास्ट वाला देखिए, हाइपरथर्मिया हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, इन्फेक्टियस प्रोसेस क्यों। ठीक है, और जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट वाला हाइपरथर्मिया है, वो क्या हो गया, वो प्रॉब्लम हो गई। देन अंडरलाइंग इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस प्रोसेस, ये क्या हो गई बताइए। देखिए मैं बताती हूँ, प्रॉब्लम ये है, देन इन्फेक्टियस, अंडरलाइंग इन्फेक्टियस प्रोसेस, ये क्या है, उसका कॉज है। ठीक है, और साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या दिख रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू अंडरलाइंग इन्फेक्टियस प्रोसेस एज एविडेंस बाय टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो बेसिक 1 पार्ट, द डायग्नोस्टिक लेवल एट डिफाइंड एंड मेड tend to become more specific intervention can be derived from the label itself. Etiology may not be needed. देखिए जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो। जैसे अब आया सिंड्रोम एंड वेलनेस डायग्नोसिस कंसिस्ट नंडा लेबल्ड ओनली, जैसे कि एग्जाम्पल रेप ट्रॉमा सिंड्रोम हुआ, स्पिरिचुअल वेलबींग हुआ। देन क्वालिटीज़ क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस जो क्वालिटीज़ ऑफ डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट क्या, फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ठीक है, सो अब एरर्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। तो सबसे फर्स्ट एरर क्या है, वेरीफाई करने में एरर होना, बिल्ड टू वेरी गुड नॉलेज बेस एक्वायर्ड क्लिनिकल एक्सपीरियंस। हमें क्या है, हमारा जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और हमारे पास अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब कहीं जाके हम अच्छे से डायग्नोसिस बना पाएंगे। हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ नॉर्मल। ठीक है, हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम पता लगा सके कि क्या चीज़ नॉर्मल है। कंसल्ट रिसोर्सेस अगर नहीं है तो हम ये एक टाइप का एरर है। बेस्ड डायग्नोसिस ऑन पैटर्न दैट इज ऑन बिहेवियर ओवर टाइम रेदर देन ऑन अ आइसोलेटेड इंसिडेंस। देखिए इसमें क्या है, बिहेवियर ओवर टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देन इम्प्रूविंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, अगर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव्ड नहीं है ना, हम प्रॉब्लम में अगर अपना दिमाग लगाकर किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा एरर है। अब देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस वर्सेस मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस देखिए, और नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस पे क्या है डिफरेंस है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, केयर पे फोकस करते हैं। मेडिकल जो डायग्नोसिस होते हैं वो इटियोलॉजी, कॉज पे फोकस करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस आइडेंटिफाई रिस्क एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स और जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन नर्सिंग मेडिकल डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, किस वजह से इलनेस हो रही है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स पे हम फोकस करते हैं। देन मेडिकल डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, उसकी पैथोलॉजी, वो किस वजह से हो रहा है उस पर फोकस करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिक ऑल रिस्पॉन्सेज टू इलनेस। हम ये जितना फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो पर्सन पे अफेक्ट हो रहा है क्या क्या उसका रिस्पॉन्स है, हम उस पर फोकस करते हैं। और लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस में हम सिर्फ इलनेस पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल नर्सिंग डायग्नोसिस का,
इनइफेक्टिव डिनाइल रिलेटेड टू डिफिकल्टी कोपिंग विथ न्यू डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक। क्या है? ठीक है। देन मेडिकल डायग्नोसिस में क्या आ रहा है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो और आप मेरे साथ ऐसे ही आगे स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।